Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर। न्यूक्लियर वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर न्यूक्लियर वेस्ट है क्या और कैसे जनरेट होता है और इसके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं। देखिए, रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पर अपने एक लॉन्ग डिलेड प्रोटोटाइप विच इज़ द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वेसल, इसको यहाँ पर टेस्ट किया है, जिसकी वजह से कंट्री अपनी 3 स्टेज न्यूक्लियर पॉलिसी के सेकंड स्टेज में आ गई है। इस स्टेज की बात करें तो इसे पावर किया जाता है बाय द यूरेनियम एंड द प्लूटोनियम, और इसकी 3 स्टेज जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसमें ये सेकंड स्टेज बोली जाती है। जैसे ही हम थर्ड स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया एबल हो जाएगा कि वो यूज़ कर सके अपने वास्ट रिजर्व ऑफ थोरियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर एंड गेन सम एनर्जी इंडिपेंडेंस। लेकिन इस सब के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि जब आप न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, देन व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर वेस्ट एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू मैनेज। सो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि आखिर न्यूक्लियर वेस्ट होता क्या है। देखिए, फिशन रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्डिंग होती है न्यूक्लियाइज की और एटम्स की और बहुत सारे एलिमेंट्स की, जब एक कोई न्यूक्लियर एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन को, it destabilize the breakup yielding some energy and the nuclei of different element. For example, ऐसा समझिए कि यूरेनियम 235 है जो कि न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा एक न्यूट्रॉन को, then it can fission to barium 144, then krypton 89 and 3 न्यूट्रॉन्स। अगर जो डेब्रिज हैं, जो कि जिसे हम बोल रहे हैं बैरियम 144 एंड क्रिप्टॉन 89, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एलिमेंट है, दैट कैन नॉट अंडरगो टू द फिजन प्रोसेस, और ऐसे में बेरियम 144 और क्रिप्टन 89 की अगर हम बात करें हैं तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है न्यूक्लियर वेस्ट का, जो कि है इसका फ्यूल। सो ये जो फ्यूल है, फ्यूल लोड जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करा जाता है, दैट बिकम्स इरिडिएटेड ड्यूरिंग द फिजन प्रोसेस, और इवेंचुअली यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया जाता है। इस स्टेज में इसे स्पेंट फ्यूल की टर्म दिया जाता है। ये जो स्पेंट फ्यूल होता है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन, एज वेल एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि फॉर्म होते हैं जब यूरेनियम ट्रांसफॉर्म होता है इनटू हैवियर एलिमेंट्स थ्रू द न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन एंड द सब्सिक्वेंट रेडियो एक्टिव डिके। नाउ द क्वेश्चंस कम कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेस्ट है इसीलिए हाईली रेडियो एक्टिव होता है। अगर हम इसके प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ की बात करें, अगर ये एसेंशियल सर्विसेज मौजूद नहीं है इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो लीकेज हो सकता है और इसकी वजह से कंटामिनेशन हो सकता है लोकल एनवायरनमेंट का, हमारा सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है और नियर बाय एरिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी है इसको मैनेज करना वेस्ट को, क्योंकि ये एक बहुत ही रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जाता है। एक स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स इसके लिए फॉलो करने पड़ते हैं, जहाँ सेफ गार्ड देखना पड़ता है एनवायरनमेंट का भी, पब्लिक हेल्थ का भी, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से किसी को भी किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो स्पेंट फ्यूल है, जो कि हॉट भी है और साथ में रेडियो एक्टिव भी है, इसको मैनेज करना प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको अंडर वाटर स्टेज करना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये सदियां ले लेता है, दशकों ले लेता है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, राइट। और एक बार जब ये कूल हो जाता है, देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू ड्राई कैस्क फॉर द लॉन्गर टर्म स्टोरेज। दैट मीन्स स्पेंट फ्यूल यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वेल एस्टेब्लिश न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सभी ना कहीं एक सब्सटेंशियल इन्वेंट्रीज क्रिएट करती हैं अपने स्पेंट फ्यूल को लेकर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यूएस 69,682 टन 2015 के डेटा के अनुसार, कनाडा का स्पेंट फ्यूल 54,000 टन है, रशिया 21,362 टन यहाँ पर टन को यहाँ पर स्पेंट फ्यूल को मैनेज करने की कोशिश करता है, और ये डेटा 2015 और 14 के आसपास के हैं। अब देखिए, क्या स्टोरेज पीरियड होता है रेडियो एक्टिव लेवल्स का, उसको भी समझते हैं। ये जो ड्यूरेशन है स्टोरेज का, ये डिपेंड करता है बेसिकली कि रेडियो एक्टिविटी का लेवल कितना है। जितना ज़्यादा यहाँ पर लेवल होगा उतना ही ज़्यादा एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम यहाँ पर हमें लगेगा इसको ठीक करने के लिए। तो नेसेसिट हो जाता है कि हम आइसोलेट करें इसे ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फॉर पीरियड लॉन्गर देन द एग्जिस्टेंस,
क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर हम बात करेंगे तो इसको टाइम भी लगता है ठंडे होने में, सो ऐसे में इसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक और फीचर है विच इज़ द लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। स्मॉल अमाउंट में एक्वांस वेस्ट कंटेनिंग जो कि शॉर्ट लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड होते हैं, दे मे बी डिस्चार्ज इनटू द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द साइंटिस्ट जो कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी के थ्रू यहाँ पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जापान, जिसने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट की जितना भी चीज़ें हैं उसको करेंटली इट हैज़ स्टार्टेड रिलीजिंग द वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इनटू द पैसिफिक ओशन। और आप सभी को पता है इसके कारण बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी जापान में हो रहे हैं। दूसरे जो लिक्विड वेस्ट है वो डिपेंड करते हैं कि उनका हजार्डस कंडीशन क्या है। अगर उन्हें वेल ट्रीट किया जाए जैसे मेथड्स एवेपोरेशन के थ्रू, केमिकल प्रेसिपिटेशन के थ्रू, यील्ड स्लज के थ्रू, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स के थ्रू, इंसिनरेशन के थ्रू, तब इसको आसानी से यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है। अदरवाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम इसकी किस तरीके से इसे खत्म किया जाए। सो प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक इशू है न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो कि मल्टी फेसेड है। ऐसे में समझिए कि कहीं ना कहीं पब्लिक कंसर्न अकेला प्रॉब्लम नहीं है, वाटर कंटामिनेशन हो जाएगा अगर लीकेज होने लगी, इसकी वजह से एनवायरमेंटल यहाँ पर कंटामिनेशन देखने के लिए मिलेगा। कई बार अनसर्टेनिटी होती है लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट की, सपोज हमने यहाँ पर इसको ओपन वाटर बॉडीज़ में छोड़ तो दिया, बट अगर सडन कोई इम्पैक्ट हो गया, कोई नेचुरल एक्टिविटी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, ऐसे में अगर ये यहाँ से लीक कर जाएगा तो अगेन पूरे की पूरी वाटर बॉडी कंटामिनेट हो जाएंगी, नियर बाय एरियाज़ यहाँ पर कंटामिनेट हो जाएंगे। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो डिस्पोजल फैसिलिटी है ये महंगी भी बहुत होती है। अकेले अगर हम इस कॉस्ट की बात करें तो जुलाई 2018 में 40 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा केवल और केवल इसको डिस्पोज करने में ख़त्म किया गया यूएस के द्वारा। ऐसे में हम किस तरीके से इसको फेस करेंगे, क्या हमारे चैलेंजेस होंगे, ये भी देखना होगा। जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक यूनिक सिचुएशन है जो कि रीप्रोसेसिंग चैलेंज सबसे बड़ा हमें देखने के लिए मिलता है। अब क्या कंडीशन है इंडिया के साथ, देखिए इंडिया के केस में ये पॉइंट आउट किया जाता है कि एक वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है जिसको प्रेशराइज किया जा रहा है थ्रू दी हैवी वाटर रिएक्टर ऑफ स्टेज 1, जिसको यूज नहीं किया जा सकता फॉर द फ्यूल द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एंड ड्यू टू इंडियाज प्रैक्टिस ऑफ रीप्रोसेसिंग स्पेंट फ्यूल फिजन प्रोडक्ट मस्ट बी स्टोर्ड एज लिक्विड वेस्ट फॉर सम टाइम पोजिंग पोटेंशियल एक्सीडेंटल हजार्ड की अगर कोई कंडीशन हो गई तो कहीं लीकेज की वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। सो नाउ व्हाट इंडिया इज डूइंग, तो एज पर 2015 रिपोर्ट इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल ऑपरेट प्रोसेसिंग प्लांट ट्रॉम्बे, तारापुर और कलापक्कम की अगर हम बात करें तो ट्रॉम्बे में फैसिलिटेट किया गया, प्रोसेस किया गया 50 टन हैवी मेटल पर ईयर ऑफ द स्पेंड फ्यूल। वहीं तारापुर की अगर हम बात करें तो 100 TMH के आसपास और कलापक्कम में 100 TMH पर ईयर के आसपास यहाँ पर इसको मैनेज किया जा रहा है। 2015 के हिसाब से अगर बात करें तो इट वाज अनाउंस्ड दैट वेस्ट जनरेटेड एट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन क्लासिफाइड एज लो एंड इंटरमीडिएट एक्टिविटी लेवल, दैट मीन्स इन्हें ऑन साइट मैनेज किया जा सकता है। सो वी हैव टू सी कि जिस तरीके से इंडिया यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में, हाउ वी गोना वर्क फॉर द फ्यूचर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। इंडिया वाज द टॉप आर्म इंपोर्टर इन 2019-2023। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है फॉर द पीरियड 2019 एंड 23 और इसमें पता चला है कि इंडिया बन गया है वर्ल्ड का लीडिंग आर्म इंपोर्टर, जहां पर इंडिया ने 2014-18 के मुकाबले में 4.7% ज़्यादा हथियारों को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट है विद द सब्सटेंशियल 94% राइज इन यूरोपियन कंट्रीज आर्म इंपोर्ट बिटवीन 2014 and 19 and 2019-23 नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। देखिए जहाँ पर रशिया इंडिया का प्राइमरी आर्म सप्लायर बनता था, जो कि इंडिया लगभग 36% जितने भी वेपन्स खरीदता था ये केवल और केवल रशिया से यहाँ पर लेता था। ऐसे में सीप्री विच इज़ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने यहाँ पर बताया है दैट इट
दिस इज़ द फर्स्ट 5-year पीरियड इन 1960-64 जहाँ पर डिलीवरीज जो है रशिया से और द सोवियत यूनियन, अगर हम उस टाइम पीरियड के हिसाब से बात कर रहे हैं तो इंडिया में जितना भी इंपोर्ट करा है ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। दैट मीन्स इस समय इंडिया एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट कर रहा है, अलग अलग जगह से यहाँ पर आर्म्स को ले रहा है। क्योंकि इंडिया ने, अगर आप देखेंगे तो इंटरिम बजट में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 6.2 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए अलोकेट किए, जहाँ पर कैपिटल अलोकेशन 1.72 लाख करोड़ का था फॉर द न्यू प्रोक्योरमेंट और 5.78% का एक इंक्रीज हमें देखने मिला था पिछले बजट के मुकाबले में। ग्लोबल आर्म इंपोर्ट ट्रेंड किस तरीके से है, तो देखिए 10 आर्म इंपोर्टर्स की, टॉप आर्म इंपोर्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले इंडिया, सऊदी, कतर यहाँ पर हमें देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ क्षेत्र हमें देखने मिल जाएंगे और जैसे जैसे यूक्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूक्रेन आ गया है चौथे नंबर पर जहाँ पर लार्जेस्ट ग्लोबल आर्म इंपोर्ट किए गए हैं, राइट। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रांस का रोल क्या है, क्योंकि फ्रांस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सप्लाई क्रिएट करता है, तो फ्रांस यहाँ पर आर्म एक्सपोर्टर बन गया है। वहीं सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर ये बना है, 42% इसने अपने आर्म्स को एक्सपोर्ट किया है, बेचा है इन द एशिया एंड ओशियाना रीजन। वहीं 34% जो फ्रांस से आर्म्स बिके हैं वो केवल और केवल मिडिल ईस्ट रीजन में बिके हैं। ऐसे में यूएस बन जाता है अगेन आर्म एक्सपोर्टर की रेस में टॉप मोस्ट, क्योंकि अपनी कुछ इसकी पॉलिसीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं। ऐसे में यूएस का अपना एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि कोई बहुत और ऐसी डिटेल नहीं है जिसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें जाना चाहिए, सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए कि इस समय इंडिया बहुत ज़्यादा लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करते हैं गवर्नमेंट इशूज़ मार्केटिंग कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स फर्म। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने रिलीज़ कर दिया है यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024, जहां पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ड्रग रिलेटेड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। इसके अंदर ये गाइडलाइन भी बताई गई है कि किस तरीके के जो क्या सर्टेन टर्म्स जो हैं ड्रग्स के लिए वो क्या है, क्या रिस्ट्रिक्शन होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, क्या यहाँ पर पेमेंट को लेकर क्या बातें की गई हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, क्या अलाउ किया गया है, ये सारी गाइडलाइन इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलेगी। सो अगर हम यूसीपीएमपी की बात करें 2024 की, तो ये एम्फसाइज कर रहा है एक टर्म विच इज़ द सेफ एंड न्यू फॉर ड्रग मस्ट एडहीर टू स्पेसिफिक रूल। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और गिफ्ट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन किया गया है। इन्होंने बोला है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसी भी तरीके का कैश या मॉनेटरी ग्रांट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को नहीं दे सकते, उनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन में। दैट मीन्स अगर आप हमारी दवाई लिखेंगे तो हम आपको ऐसा देंगे वैसा देंगे, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। वहीं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज या जो उनके एजेंट होते हैं इंक्लूडिंग देयर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स या रिटेलर्स, उनके द्वारा भी किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट, लालच या प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, इसे भी कंप्लीटली बैन किया गया है। एडिशनली बिल्कुल क्लियरली पेशनरी एडवांटेज या बेनिफिट्स को पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। ओके, कि भाई जो कि अगर आप इस तरीके का ड्रग देंगे तो ही आपको बेनिफिट देगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बंद है। पेड ट्रैवल, होटल स्टेज या सिमिलर बेनिफिट शुड ऑल्सो नॉट बी एक्सटेंडेड टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल और देयर फैमिली मेम्बर्स बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव अनलेस द इंडिविजुअल इज अ स्पीकर for a CME or similar approval event। चलिए यूसीपीएमपी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो ये मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के द्वारा उनको गाइडलाइन करने के लिए यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को 2015 से चलाया जा रहा है। एक वॉलंटरी कोड है जिसे फार्मा एसोसिएशन या कंपनीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। एट प्रेजेंट विल टॉक अबाउट, तो जो कोड है ये एप्लीकेबल होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पे, एजेंट्स जो होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उन सबको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है ताकि जितनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं फार्मा मार्केटिंग में उसको यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके और एथिकल मार्केटिंग और प्रमोशंस को बढ़ाया जा सके। चलिए
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। आर्टिकल खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। देखिए, खेलो इंडिया गेम जिन्हें रिसेंटली ही कंक्लूड किया गया है, यहाँ पर इन्होंने अपनी सक्सेस को अचीव कर लिया है। 65% ऑफ पॉपुलेशन बिलो द 35 ऑफ ईयर्स एज, sports is positioned as the ideal force to bring the diverse Indian population together। ऐसे में खेलो इंडिया गेम जिसका मिशन है एक विजन क्रिएट करना, ना केवल और केवल टेक्निकल एक्सीलेंसी के लिए बल्कि एक डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गई है। स्पोर्ट को एक सीरियस करियर ऑप्शन के रूप में ताकि यूथ चुने, इसको गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, एक्नॉलेज किया और उसी के लिए यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इनोवेशंस हमें देखने मिल रही है। जो लेटेस्ट साइकिल हुआ खेलो इंडिया गेम का, इसमें बहुत सारे इनोवेशंस हमें देखने मिले। इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से भी देखने मिली जहां स्पोर्ट्स के लिए अवेयरनेस की गई, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के बारे में काम की गई। तमिलनाडु जो कि मल्टी सिटी अप्रोच की तरह जिसने काम करा, उन्होंने फ्री और इजी एक्सेस दिया वेन्यू के लिए सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन अप्रोच इट। Additionally, यूनिवर्सिटी गेम्स यहाँ पर कंडक्ट हुए अक्रॉस 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट विद आसाम होस्टिंग 16 स्पोर्ट्स सलून। ऐसे में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा भी हुआ कि लद्दाख के क्षेत्र में यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी कंडक्ट किए गए, जहाँ पर भारत ने मतलब जो हमारे यूथ है उन्होंने आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में भी अपनी कैपेसिटी यहाँ पर दिखाई। दैट मीन्स इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे देश में जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने स्टेट्स हैं, उन सभी को इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है और एक डाइवर्सिटी भी हमें देखने मिल रही है। 300 से भी ज़्यादा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लगभग 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया 34 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट किया जा सके, ताकि जितना भी टैलेंट है उसे यहाँ पर नर्चर किया जा सके और आगे वाले जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उनके लिए भी तैयार किया जा सके। साथ ही खेलो इंडिया का इम्पैक्ट इंटरनेशनल सक्सेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जैसे ओलंपिक्स हो गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, एशियन गेम हो गई या कॉमनवेल्थ, क्योंकि यहाँ से ही बच्चों को ट्रेनिंग, यूथ को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाती है और लगभग 63% जो पार्टिसिपेंट्स एथलीट्स हैं वो यहाँ पर अगर 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो वो मेडल लेकर आते ही हैं किसी न किसी इंटरनेशनल इवेंट्स में। साथ ही जो कोचिंग करियर है, जब हम खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं तो एथलीट्स के अलावा जो कोचेज़ हैं, बहुत सारे कोचेज़ हैं, उनको भी एक करियर पाथ पे आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर काम देखने के लिए मिल रहा है। विच मीन्स मैक्सिमम जितने भी स्पोर्ट्स में यहाँ पर बहुत अच्छे जानकार लोग हैं जो बहुत अच्छी से चीज़ें जानते हैं, कोच हैं, वो भी लगातार अपने लिए एक सेकेंड करियर ऑप्शन की तरह इसको लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। नॉट अलोन दिस, इसकी एक और सक्सेस की बात समझिए तो आपको पता चलेगा मेल और फीमेल रेशो जो है खेलो इंडिया गेम में इस सीज़न में इक्वल रहा है, विच मीन्स 50-50, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे तो खेलो इंडिया गेम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2017 में से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा चालू किया गया था ताकि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, स्ट्रक्चर कंपटीशन क्रिएट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके और स्पोर्ट्स को पूरे नेशन में प्रमोट किया जा सके। और इसी के अंदर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए ताकि 3 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन क्रिएट किया जाए और जो भी टैलेंट है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे नर्चर किया जाए, उसे बढ़ाया जा सके। खेलो इंडिया होस्ट करता है अलग अलग कंपटीशन जैसे यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम और जितने एथलीट्स हैं अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी, उन सभी को एक इंक्लूसिविटी के साथ यहाँ पर बढ़ाने का काम करता है। साथ ही इनको आइडेंटिफिकेशन करना, नेक्स्ट स्टेज पर इनको यहाँ पर स्किल डेवलप कराना, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना भी खेलो इंडिया यूथ गेम का काम हमें देखने के लिए मिलता है। सो
ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द इंडियाज थोरियम बेस्ड रिएक्टर और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है खेलो इंडिया प्रोग्राम को लेकर। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप मुझे pragyapanday@rauseacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.